Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 19 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Duos News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज नो सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑन पब्लिकेशन ऑफ बिहार कास्ट सर्वे डेटा. बिहार में क्या हो रहा है, आपका कास्ट सर्वे डेटा यहाँ मतलब कि कास्ट का सर्वे हो रहा है, उसका डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है और उस डेटा को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उसे उसके पब्लिकेशन के लिए यहाँ पर नहीं भेजेंगे. इसी के चलते कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ये फाइल की कि ये जो कास्ट सर्वे किया जा रहा है एक तरीके से उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसका वॉल्यूशन यहाँ पर हो रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो पब्लिकेशन है इस पर कोई भी स्टे नहीं लगाया, ये कहते हुए कि आप जहां रहते हैं आपके जो नेबर्स हैं उनको भी आपकी कास्ट यहाँ पर पता होगी. तो आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है जिन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है सर्वे में जो क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे तो वो आपकी राइट टू प्राइवेसी को वॉलेट कर रहे हैं. आपकी कास्ट, आपके आसपास रहने वाले लोग, जो भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं उन सभी को ये पता होगा. तो यहाँ पर कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है. इसलिए यहाँ पर जो बिहार कास्ट सर्वे किया गया है उसका जो डेटा उसका पब्लिकेशन होगा उस पर कोई भी स्टे नहीं लगाया जाएगा. ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा. छोटी सी न्यूज से हमने इसको डिस्कस किया. नाउ हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो कल का हमारा क्वेश्चन क्या था, अरेंज द फॉलोइंग सीज इन द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर. यहां पर ये कहा जा रहा है हमें नॉर्थ, जैसे कि अगर हम ग्लोब की बात करते हैं, ये है हमारा ग्लोब और इसमें ये हो जाता है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ और ये साउथ. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग सीज इन द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर. हमें नॉर्थ से साउथ ऑर्डर की तरफ से क्या करना है, अरेंज करना है. ओके, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ ऑक्सकोस, फिलीपींस सी. इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे. जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कल नहीं किया है वो लोग पहले आज वीडियो को पॉज करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे. जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने नहीं किया, दोनों सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पहले आज कमेंट सेक्शन में करेंगे. ओके, अब देखिए इसमें हम बात करें किसकी, ईस्ट चाइना सी की, फिर येलो सी आता है आपका, तीसरा इसमें आपका ऑप्शन है सी ऑफ ऑक्सकोस और लास्ट है आपका फिलीपींस सी. तो इसमें हमें अरेंज करना है, पहले नॉर्थ में पहले कौन सा आएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर उसके नीचे कौन सा आएगा, फिर उसके नीचे यहाँ पर कौन सा होगा और उसके नीचे कौन सा होगा. मतलब हमें एक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. ओके, सो देखिए अगर हम बात करते हैं पहले इसमें जो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब आपको क्या लगता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा. देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की, सी ऑफ ऑक्सकोस, ये आपका सबसे पहले आता है. ये इधर साइड आपका जापान है, जापान के इस साइड जाएंगे. एक्चुअली मैं इसका मैप यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे सी ऑफ जापान है, जापान के अगर ऊपर साइड आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सी ऑफ ऑक्सकोस. तो आपका जो पहला, अगर हम नॉर्थ में देखिए आपके नॉर्दर्न पार्ट में सबसे पहले कौन सा सी पड़ता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आपका जो थर्ड है वो पहले पड़ता है. उसके बाद हम देखेंगे येलो सी आता है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पर हमारा सी ऑफ ऑक्सकोस है जापान के ऊपर, मतलब सी ऑफ जापान के ऊपर. उसके बाद हमारा देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है आपका येलो सी, है ना, येलो सी आता है. उसके बाद यहाँ पर ईस्ट चाइना सी आता है और लास्ट में आपका आता है फिलीपींस सी. तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये आपका पहले आ गया 3. उसके बाद यहाँ पर 3 के बाद हम क्या देखते हैं, दूसरा येलो सी, उसके बाद यहाँ पर ईस्ट चाइना सी और उसके बाद हमारा कौन सा लास्ट में आता है, फिलीपींस. तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी. 3214 इज योर राइट ऑप्शन. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा. चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आज के हमारे क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, द फॉर्मोसा स्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज ताइवान स्ट्रेट, कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सीज. आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम फॉर्मोसा स्ट्रेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, कौन से स्टेट की, फॉर्मोसा स्ट्रेट, उसको हम ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं. सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि फॉर्मोसा स्ट्रेट को हम ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं. बट हमें ये बताना है कि ये जो आपका ताइवान स्ट्रेट होता है, एक्चुअली स्ट्रेट्स क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए. स्ट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेट यहाँ पर जो दो लार्जर वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि ओशन हुआ, सी हुआ, तो आपके यहाँ पे जो सीज एरियाज होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका कि जो आपका ताइवान
इंडियन स्टेट है वो कौन से दो जो सीज हैं उनको कनेक्ट करता है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ईस्ट चाइना सी विद साउथ चाइना सी, येलो सी विद सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑक्सफोर्ड विद सी ऑफ जापान एंड साउथ चाइना सी विद पैसिफिक ओशन। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, सभी लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी in which of the following were the फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। हमें ये बताना है कि हम 17th सेंचुरी की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, किस किस पार्ट पर यहाँ पर जो फैक्ट्री थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी उन्होंने लोकेट की थी अपनी फैक्ट्री। आपके पास ऑप्शन है भरूच, चियाचोले और ट्राइचिनोपोली। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चंद्रयान 3 लैंडर सक्सेसफुली अंडरगोज डी बूस्टिंग सेज इसरो। अब यहाँ पर हमने कल देखा था कि हमारा जो मॉड्यूल प्रोपल्शन था एंड जो लैंडर था वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं और यहाँ पर जो हमारा लैंडर है उसे डी बूस्टिंग की गई। डी बूस्टिंग का मतलब अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना ऑर्बिट यहाँ पर चेंज करेगा और लास्ट में जाकर वो कहाँ, जो रोवर है हमारा उसकी लैंडिंग कहाँ पर, उसे कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, आपके मून में यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। ओके, तो इसमें अभी इसकी जो अभी एक बार डी बूस्टिंग की गई है और उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो डी बूस्टिंग होगी वो कब होगी, 20 अगस्त को होगी। सेकेंड यहाँ पर जो डी बूस्टिंग की जाएगी इस ऑपरेशन की यहाँ पर 20 अगस्त को यहाँ पर होगी। ओके, फिर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, होप करते हैं कि ये वाला जो हमारा मिशन होगा चंद्रयान 3 ये यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द इश्यू इज नॉट अबाउट इंडियाज जीडीपी बट इट्स जेडीपी। यहाँ पर आपको ये जो दोनों टर्म है, ये जो टर्म है ऐसा हमारे पास अभी नहीं है, ये आर्टिकल से यहाँ पर रिलेट करके उन्होंने खुद का एक नया टर्म निकाला है जेडीपी और यहाँ पे जीडीपी क्या है आपका, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आप लोगों को पता होगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। किसी भी कंट्री को अगर हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को हमें कंपेयर करना होता है तो हम वहां की जीडीपी देखते हैं। क्या देखते हैं, आप सभी को पता होगा कि इस कंट्री की जीडीपी इतनी है ना, और उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, दो कंट्रीज को आपस में यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि किस कंट्री की जीडीपी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब वहां पर क्या हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक मतलब ऐसा हो सकता है आपका कि आपकी इकोनॉमी में यहाँ पर कितना एक्सपेंड किया जा रहा है, कितना यहाँ पर खर्चा हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी में यहाँ पर खर्चा हो रहा है तो किसी न किसी प्रोडक्ट पर हो रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 पेन है और 10 के 10 पेन यहाँ पर मैंने खरीद लिए, मैंने यहाँ पर 20 रुपये अपने खर्च किए, तो मैंने जो ये अपने 20 रुपये खर्च किए हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको लगाए होंगे ना, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने में लगाया होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो मैं एक्सपेंड कर रही हूँ किसी प्रोडक्ट के लिए कर रही हूँ, तो इसका मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए मैं कर रही हूँ वहां पर क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। प्रोडक्शन हो रहा है तभी तो उस मार्केट में उसकी सप्लाई हो रही है, और जब मार्केट में सप्लाई हो रही है तो उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड हो रही है, और डिमांड जब हो रही है क्योंकि हम उस पर एक्सपेंड कर रहे हैं, उसे हम खरीद रहे हैं, है ना, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली किस में ऐड होता है, ये आपका जीडीपी में ऐड होता है। तो हमारे यहाँ मतलब जो जीडीपी है, जीडीपी हम कैसे एक तरीके से कैलकुलेट होती है कि यहाँ पर कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है, उस बेसिस पर हम ये कहते हैं कि हाँ आपकी जो कंट्री है वहाँ की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लोग खर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, चीजों की यहाँ पर डिमांड हो रही है, इसलिए यहाँ पर जीडीपी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ओके, बट यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जो जीडीपी है वो हमारी ग्रोथ से लिंक नहीं, जीडीपी बढ़ रही है, आपकी जो जीडीपी है वो यहाँ पर ग्रो कर रही है। इट डजंट मीन कि यहाँ पर कंट्री में भी क्या हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, आपको ये समझ में आ रहा, मतलब कि अगर जीडीपी बढ़ रही है, आपकी जीडीपी आपकी ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो कंट्री वहां पर भी ग्रोथ हो रही हो। जीडीपी मतलब बढ़ रही है, आप एक्सपेंड करें, तो आप किसी दूसरे सेक्टर में भी ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, बट जो एक डिमांड होती है चीजों की, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ग्रोथ, वो हमें सामने नजर नहीं आती। अब इस आर्टिकल में 2-3 बातें कही गई हैं कि अगर यहाँ पर
जीडीपी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, एक तरीके से किससे लिंक होना चाहिए, जॉब क्रिएशन से, बट हमें कहीं पर भी जॉब क्रिएशन नहीं दिख रहा है। तो ये जो जीडीपी, इस आर्टिकल में ये जो वर्ड है जीडीपी, जीडीपी के यहाँ पे जॉब, यहाँ पर जॉब के बारे में इसको डिनोट किया गया है कि ये क्या है, आपका जॉब से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जीडीपी में अगर ग्रोथ हो रही होती तो लोग यहाँ पर मनरेगा के अंदर लोअर वेजेस में भी क्यों काम की डिमांड करते हैं, है ना। अगर जॉब का क्रिएशन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा होता, अगर बहुत ज़्यादा जॉब हो रही होती आपकी कंट्री में, अगर आपकी कंट्री में जॉब क्रिएशन हो रहा है तो लोग फिर मनरेगा के अंदर क्यों डिमांड करते, है ना। लोअर वेजेस में भी, कम वेजेस पर भी लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं जॉब के अंदर, मनरेगा के अंदर। तो आप देखेंगे, इफ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल इट शुड बी क्रिएटेड मैनी जॉब्स। अगर इकोनॉमी कोई अच्छी जॉब, मतलब कि वेल अच्छा काम कर रही है तो वहां पर बहुत सारी जॉब्स का क्रिएशन होना चाहिए, विच शुड देन लोअर द डिमांड फॉर मिनिमम वेजेस मनरेगा वर्कर। जिसके कारण यहाँ पे मनरेगा के अंदर क्या होना चाहिए, जो मिनिमम वेज के अंदर काम की डिमांड होती है वो कम होनी चाहिए। बट हमें क्या देखने को मिल रहा है, मनरेगा डिमांड शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बट यहाँ पर हमें मनरेगा के अंदर जो काम की डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहला तो इन्होंने ये ऑब्जेक्शन यहाँ पर उठाया कि ये सारी चीजें हमारी हो रही। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1991 में हमारा क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म होता है ना, हमारी इकॉनमी यहाँ पर खुलती है। बट उसके बाद हम ये देखते हैं कि दिस हेल्प टू जस्ट 1 लाख जॉब्स फॉर एवरी परसेंटेज जीडीपी ऑफ ग्रोथ इन 1990s के बाद हमारी इकॉनमी यहाँ पर खुलती है, एलपीजी रिफॉर्म होते हैं, ग्लोबलाइजेशन होता है ना, लिबरलाइजेशन होता है, आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। तो इसके कारण हमारी जीडीपी में तो ग्रोथ होती है, बट जो जॉब की डिमांड है, जॉब क्रिएशन है ना, यहाँ पर धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, जॉब की डिमांड कम नहीं, जॉब यहाँ पर धीरे धीरे कम होने लगती है ना। लोग पहले अगर साल में 1 लाख जॉब निकलती थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो जॉब है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, जॉब्स का नंबर यहाँ पर डिक्लाइन होने लगा। तो ये हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न वाला रेज है, इशू आ जाता है। सेकंड, इसमें बात करते हैं कि जो बहुत सारे आपके बिग सेक्टर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारी जीडीपी में, है ना, जिससे उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा होता है, बट हमें उनसे रिलेटेड कहीं भी जॉब का क्रिएशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। तो इस पूरे आर्टिकल में किससे रिलेटेड है, आपका जीडीपी अगर आपकी यहाँ पर बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री में जॉब क्रिएशन भी हो रहा हो और उस कंट्री में एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में वहां पर आपका क्या हो रहा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर हो रही हो। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बस इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें अब क्या करना चाहिए, जो न्यू जॉब है उस पर फोकस करना चाहिए, न्यू एरिया, जैसे कि हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ये क्या कर सकता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए जॉब यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करें, माइंस एंड मिनरल्स बिल आपका भी 2023 आया है, जिसके तहत यहाँ पर जो आपका लिथियम है, लिथियम, कोबाल्ट और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उसकी माइनिंग के लिए यहाँ पर उनको, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि हम प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तभी क्या कर पाएंगे। जैसे कि हमें चिप्स में आपके जो होते हैं, सेमीकंडक्टर जो हम बनाते हैं उसमें जो चिप्स है उसमें लिथियम, ये सारे जो मिनरल्स हैं, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे जो रेयर अर्थ मैटर्स हैं उनकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। बट पहले इसकी जो मोनोपोली थी किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी। बट इसमें ये कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी क्या करेगी, इंक्लूड करेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ से कहीं ना कहीं से आपका जो क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो इस आर्टिकल में हमारा क्या है, तो आपका एक जो मेन क्रक्स है, लास्ट में आपका ये कंक्लूजन ये निकल सकता है कि यहाँ पर जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ होती है वो जीडीपी के बेसिस पर नहीं होती। हमने वहाँ पर देखा कि कंट्री की जो जीडीपी है वो अच्छी है, इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि वहाँ पर एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है और जॉब क्रिएशन वहाँ पर हो रहा हो। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। ओके, अब देखिए इसको हम डिस्कस करने से पहले इस आर्टिकल में जो टर्म है जीडीपी, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है। तो हम पहले जीडीपी के बारे में देख लेते हैं। जीडीपी क्या है आपका, तो जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी मेजर्स फॉर ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि हमारा जो फाइनल गुड्स होते हैं और जो सर्विसेज होते हैं उसमें हमने कितना लास्ट में, जैसे कि मान लीजिए ये पेन बना है, ये पर्टिकुलर पेन है आपका, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो सारी चीजें हुई 10 रुपए की हुई, लेकिन मार्केट में जाके कितने का आपका बिका, 15 रुपए का बिका। तो यही आपका जो 15 रुपए है वो किसमें आपका इंक्लूड होता है, आपकी जीडीपी में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें आपके
4 कीज हैं, कौन कौन से इसमें? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका आता है इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या, प्राइवेट प्लेयर्स का कंजप्शन आता है और गवर्नमेंट का कंजप्शन आता है। आपका इसमें जो नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो कैसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जीडीपी इज प्राइवेट कंजप्शन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से हमने कितना इंपोर्ट किया है उसको हम माइनस करते हैं, उसके बाद इन सबको प्लस कर देते हैं, तो हमारे जीडीपी को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये एक तरीके से आपका क्या है, फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द जीडीपी। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ फेयर वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। अब यहाँ पर आप सभी को इंडिया जापान के जो रिलेशन है उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा, और अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं कि इंडिया और जापान बहुत सारे स्फीयर में भी क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से एक आपका आता है क्या, सेमीकंडक्टर। क्या, सेमीकंडक्टर के इंडिया जापान यहाँ पे साथ में आए हैं टू बिल्ड अ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। यहाँ पे आपका जो सेमीकंडक्टर्स है उसको ज्वाइंटली क्या किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, इसके साथ इस पार्टनरशिप में मेनली 5 एरियाज पर फोकस किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 5 एरियाज हैं। तो पहला है आपका सेमीकंडक्टर डिजाइन, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रिसर्च, एस्टैब्लिशिंग रेजिलेंस इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो ये 5 एरियाज है जहां पर मेनली इस पार्टनरशिप के द्वारा फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर इंडिया और जापान आपस में इतना ज्यादा क्लोज क्यों आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने ये आता है। ठीक है, अगर हम देखिए सबसे पहले इसमें जो वर्ड है आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का यहाँ पर किसमें यूज किया जाता है आप सभी को पता होगा। आपकी जितनी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, चाहे आप फोन यूज कर रहे हो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं आपका सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कौन करता था, चाइना और ताइवान। कौन, चाइना और ताइवान के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन होता है। यूएस के द्वारा भी किया जाता है, बट यहाँ पर अगर हम बड़े स्फीयर में देखें तो सबसे ज्यादा चाइना और ताइवान करते हैं। तो एक तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, इनसे इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या है, सेमीकंडक्टर के लिए चाइना के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है, ये आप लोगों को पता है। अब आप सभी को पता है कि जो हमारा ग्लोबल स्फीयर है, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आज के टाइम पर हम किसी भी कंट्री के ऊपर किसी एक कंट्री के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया ने यहाँ पर, जैसे कि हम पहले बात करते थे डिफेंस सिस्टम की, जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट था, पहले हम वो सिर्फ रशिया से परचेस करते थे, बट हमने उसे क्या किया, फिर डाइवर्सिफाई किया। हम इजराइल से भी डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करते हैं, यूएस से भी करते हैं, है ना, फ्रांस से भी कर रहे हैं आज के टाइम पर। तो यहाँ पर जो हमारा हर जो भी चीजें हैं उसको हम हमारा जो ट्रेड सिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम किसी एक कंट्री के ऊपर यहाँ पे डिपेंड ना रहें। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, क्रूड ऑयल की। तो सबसे पहले हम जो क्रूड ऑयल था हम ईरान से परचेस करते थे, फिर हम धीरे धीरे हमने उसे भी डाइवर्सिफाई किया, हम थोड़ा सा यूएस से भी परचेस करते हैं आज के टाइम पर, कुछ हम यहाँ पे सऊदी अरेबिया से करते हैं, रशिया से करते हैं। ठीक है, हम मतलब किसी एक कंट्री के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं है। इसी तरीके से आपका चाइना आ जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना और ताइवान में हो रही है, थोड़ी बहुत आपकी हम कह सकते हैं यूएस में हो रही होगी, बट जो मेन यहाँ पे आपका जो सप्लाई होता है सेमीकंडक्टर्स का वो कौन कर रहा है, यहाँ पे चाइना कर रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर अब हो रहा है कि चाइना क्या है, हर रीजन में आपका वो चाइना का काम क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर देता है, बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कर देता है। अब उसका वहाँ पे सप्लाई हो या ना हो, उसकी डिमांड यहाँ पर चीज़ों की हो ना हो, बट वो सब बहुत ज़्यादा कर देता है, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और कंट्रीज़ के साथ अपने आप को उनके ऊपर रिलाई करवा लेता है। तो चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसी के चलते यहाँ पे इंडिया और चाइना ने यहाँ पर क्या किया है, आपका कोलैबोरेट किया है, जिससे वो क्या करेंगे, सेमी कंडक्टर्स को यहाँ पर बनाएंगे। तो आप देखेंगे इस पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि द डील कम इन वीक ऑफ द रैपिड एक्सपेंशन इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली इन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड चिप्स which had prompted the need for the growing the pool of talent available in the industry alongside increasing the number of semiconductor fabrication plants। तो यहाँ पर जो आपके जो सेमीकंडक्टर्स है उनका प्लांट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसमें साथ में हमने ये भी देखा था कि जो आपका चिप है
है ना। जो चिप यूएस का जो चिप प्रोग्राम है, साइंस प्रोग्राम है, यूएस भी यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाइना क्या है, उसकी जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है, और इसके कारण जो सारे वर्ल्ड में मतलब कि अब यूएसए भी यहाँ पे परेशान है ना, आपका जापान भी यहाँ पे क्या परेशान है, तो उसकी जो प्रेजेंस है उसको कम करने के लिए यहाँ पे सारी कंट्रीज होड़ में आ रही हैं, एक साथ आ रही हैं कि हमें चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। इसी के चलते यूएस का चिप प्रोग्राम आता है, साइंस एक्ट आता है, यूके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है चिप्स की। ओके, तो इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या है, सारी कंट्रीज एक साथ आ रही हैं। अब इसी के चलते आप देख सकते हैं कि जो आपका अभी हाल ही फिलहाल में रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जापान ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मिलिट्री में कभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, आपके मिलिट्री पे कभी अपना डिफेंस का कुछ भी मतलब उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। बट जब से ये वॉर हुआ है तब से जापान को भी समझ में आ गया कि उन्हें अपनी मिलिट्री को क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें लास्ट में यही है कि इंडियाज इनोवेशन एंड डिजाइन कैपेसिटीज, द कोलैबोरेशन ऑन सेमीकंडक्टर पेव द वे फॉर अ फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स characterized by advanced electronics, enhanced connectivity and shared commitment to pushing the boundaries of technological excellence। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, देखिए अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान में आपका क्या है, यहाँ पर इस कोलैबोरेशन में अगर हम बात करते हैं तो दोनों नेशन की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो जापान क्या है, आपका एडवांस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको क्या मिलता है, ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है वो भी यहाँ पर बढ़ रही है, और इसी के चलते ये क्या कर सकता है, ये जो कोलैबोरेशन है हमारे लिए इंडिया और जापान दोनों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एलएस प्रिविलेजेस, लोकसभा प्रिविलेजेस पैनल टू हियर अधीर रंजन ऑन August 30। देखिए इस आर्टिकल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेजेस। तो ये प्रिविलेजेस क्या है, लोकसभा में क्या क्या प्रिविलेजेस होती हैं, और ये प्रिविलेज कमेटी करके एक आपकी होती है, तो ये कमेटी क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रिविलेज कमेटी के बारे में, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज रिफर टू राइट एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय पार्लियामेंट और एज एन इंस्टीट्यूशन एंड एमपीज इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, एज अ बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं, तो यहाँ पर उसके साथ साथ आपको कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके पास कुछ राइट्स होती हैं और कुछ इम्यूनिटीज यहाँ पर एंजॉय की जाती हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या, privileges, parliamentary privileges, without which they cannot discharge their function or interest upon them by the constitution। और उन privileges के द्वारा यहाँ पर कोई भी MP जो है, आपके MLAs हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो आपके MPs और MLAs होते हैं, हु आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाती है। तो आपके पास आर्टिकल है आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। आर्टिकल 105 इज से pertain to the powers, privileges etc. of parliament, its members and committee। यहाँ पर क्या करता है आपका 105 जो आर्टिकल है ये प्रोवाइड करता है कि जो मेंबर्स ऑफ कमिटी हैं, है ना, पार्लियामेंट है आपकी, और पार्लियामेंट के अगर आप मेंबर हैं तो मतलब आप उस पार्ट के इंस्टीट्यूशन के क्या हैं, मेंबर हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ पावर्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। 194 यहाँ पर क्या कहता है, प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस एंड पावर ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, देयर मेंबर्स एंड कमिटीज इन द स्टेट। तो यहाँ पर जो प्रिविलेजेस हैं और पावर्स हैं हाउस के मेंबर्स की, तो उसको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट भी करना है। क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो देखिए द कमिटी यहाँ पर एग्जामिन करती है, क्वेश्चंस करती है कि अगर प्रिविलेज का ब्रीच होता है, हाउस में अगर प्रिविलेज का ब्रीच होता है तो मेंबर ऑफ एनी कमिटी देयरऑफ रिफर्ड टू इट बाय हाउस और बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। अगर उनके प्रिविलेजेस का यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रीच होता है, तो वो किसको यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, उसको स्पीकर और चेयरमैन। अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन, और अगर लोकसभा में है तो स्पीकर के पास यहाँ पर। इट ऑल्सो डिटरमाइन द रेफरेंस टू द फैक्ट ऑफ ईच केस वेदर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज इन्वॉल्व एंड द मेक सुटेबल रिकमेंडेशन इन इट्स रिपोर्ट। अगर यहाँ पर प्रिविलेजेस का ब्रीच होता है, क्या होता है आपका ब्रीच होता है, मतलब कि उसकी हानि होती है एक तरीके से, आप ऐसा कह सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ सुटेबल रिकमेंडेशंस और उसकी रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक है, इस रिकमेंडेशन में यहाँ पर जो उसको है हाउस में उसको इफेक्ट भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज प्रिविलेज कमेटी, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आज हमारे पास न्यूज़ इतनी ही थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आज बहुत ज़्यादा कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं निकल कर आता है। ओके, अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है एडिटोरियल सेक्शन में हम यहाँ पर देखेंगे मटेरियल कंसिडरेशन।
कौन सा ये आपका मटेरियल कंसिडरेशन। इस आर्टिकल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आप लोगों ने यहाँ पे LK-99 जो यहाँ पे साउथ कोरिया ने ये कहा कि हमने एक नया मटेरियल ढूंढ लिया है जो कि आपके रूम टेम्परेचर में भी एक तरीके से सुपर कंडक्टर का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको अभी देखिए इसमें कोई भी नया फैक्ट निकल कर नहीं आया है, इसलिए मैं इसको डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि जो LK-99 है इज नॉट अ रूम टेम्परेचर एंड एबिडेंट प्रेशर सुपर कंडक्टर। उन्होंने ये कहा कि ये क्या है आपका जो LK-99 है ये रूम टेम्परेचर ऑब्डेंट प्रेशर सुपर कंडक्टर नहीं है। ब्रिंगिंग अ स्विफ्ट क्लोज टू एक्साइटिंग एपिसोड लॉन्च बाय अ ग्रुप ऑफ साउथ कोरिया रिसर्च। ठीक है, देयर हैज बीन नो फॉर्मल कंक्लूजन टू मैच द फॉर्मल अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर अभी देखिए कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट हमारा नहीं आया है कि ये जो पर्टिकुलर हमारा मटेरियल है LK-99 जो कि आपका यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, साउथ कोरिया के एक रिसर्च सेंटर के द्वारा से बताया गया है, पब्लिश किया गया है। अब हम फर्दर देखते हैं इससे क्या निकल कर आता है, उसके बाद हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, अब चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था, ये इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द फैक्ट्रीज ऑफ दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। हमें ये बताना है कि हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी था तो उसमें हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ लोकेटेड थी, है ना। तो आपके इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना था। तो देखिए पहले हम बात करते हैं बरोच की, तो आपका राइट ऑप्शन इसमें वन ओनली है, जो आपका ये है वन ओनली। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम एंड नॉट एट सियाचुल एंड तिरुपति। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, ये दोनों यहाँ पर पहले नहीं स्टैब्लिश किया था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होता है वन ओनली। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्लियर होंगे। सो अगर आपको कुछ डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you so much for discussion.